हेलो गाइस, हमने एक नॉवेल स्टार्ट किया था फाइव सरवाइव जो कि लिखा है हॉली जैक्सन ने। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका चैप्टर 5। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। 11 PM। रीना ने इंजन बंद किया और रात एकदम से बहुत ज़्यादा खामोश हो गई। सिर्फ उनके अपने जिस्मों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। रेड की सांस उसके गले में अटक गई थी। मैं पहले जाता हूँ। ओलिवर ने खुद को उठाया, बाकी सबके दरमियान से गुजरता हुआ आरवी के दरवाजे की तरफ गया, जो सोफे बेड के बिल्कुल पास था। उसके कदम भारी थे, जमीन हिलती महसूस हो रही थी। उसने दरवाजा खोला और बाहर की हवा अंदर आ गई। ठंडी रात की हवा का एक झोंका रेड के चेहरे से टकराया जब उसने देखा ओलिवर 4 सीढ़ियां उतरकर बाहर की दुनिया में चला गया है। मैडी अगला नंबर था। वो बूथ से फिसल कर बाहर निकली ताकि अपने भाई के पीछे जा सके। तुम ठीक हो? आर्थर ने रीना से पूछा, जो स्टीयरिंग व्हील के पीछे से उठकर अपनी गर्दन को स्ट्रेच कर रही थी। हाँ, उसने कहा। उसकी आवाज में हल्की सी लरज थी। मुझे समझ नहीं आता हम किस चीज से टकराए। रोड पे तो कुछ भी नहीं था। चलो जाकर देखते हैं। आर्थर ने उसे एक नरम मुस्कुराहट दी और फिर मुड़कर दरवाजे की तरफ चला गया। साइमन उसके पीछे पीछे आया, सीढ़ियों पर थोड़ा घबराहट से। तुम पहले जाओ, रेड ने कहा, हाथ से रीना को इशारा करते हुए। मुझे यकीन है सब ठीक हो जाएगा। सब मेरी गलती होगी, किसी न किसी तरह, रीना ने उससे कहा, उसकी गहरी भूरी आंखों में एक छुपी हुई चमक के साथ। देखना, बिल्कुल वैसे ही होगा। क्या वो ओलिवर के बारे में कह रही थी? रेड उस एहसास को जानती थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि रीना भी कभी ऐसा महसूस कर चुकी थी। दोनों लेवॉय के करीब थी, मगर लेवॉय नहीं, और ये बात उन्हें अच्छी तरह मालूम थी। बस फर्क ये था कि काफी चीजों में असल में रेड की ही गलती थी। ये भी शायद। नहीं, सब ठीक हो जाएगा, रेड ने कहा जब उसने टेबल से अपना फोन उठाया। ओलिवर रीना को दोष नहीं दे सकता था। वो दोनों खुश थे, वो दोनों परफेक्ट थे। स्मॉल टचेस एंड सॉफ्ट वॉइस। रीना के जूते सीनों पर टकराए और फिर रेड की बारी थी। उसकी टांगें अब तक बैठे बैठे दर्द कर रही थी जब वो हर सीढ़ी उतरी। 1, 2, 3, 4। और जब उसके स्नीकर्स मिट्टी भरी रोड पर रगड़ खाकर जमीन पर आए तो उसके जहन में ये सोच उभरी, क्या रीना ने अब तक अपनी पढ़ाई के दौरान किसी लाश को देखा था? शायद वो पूछ सकती थी कि क्या लाशें अब भी उन लोगों जैसी दिखती हैं जो वो कभी थे, या ये कि ये बात सच है कि खून कभी कभी नीला भी होता है, सिर्फ लाल नहीं। रेड रीना के पीछे चली, जो साइमन के पीछे थी, आरवी के सामने की तरफ घूमते हुए हाई बीम लाइट की बेपनाह रोशनी में, जहां रोड की धूल ऊपर की तरफ तैर रही थी। ओ फक! ओलिवर की आवाज सुनाई दी। वो वहां पहले से ही था, पहिए के पास झुका हुआ, रीना के फोन की टॉर्च से उसे रोशन कर रहा था। बिल्कुल पंक्चर्ड है। तुम्हें यकीन है? आर्थर ने पूछा जब वो तेज रोशनी से बाहर आया। हाँ, मुझे पूरी तरह यकीन है। मैं तो एक्चुअली बात को कम कर रहा था। इसमें एक बड़ा सा टेयर है और रबड़ फट गया है। टायर बिल्कुल फट चुका है। किस चीज से? मैडी ने पूछा। वो भी ओलिवर के पास झुक गई जब रेड आरवी के कोने से घूमकर वहां पहुंची और टायर को खुद देखा। रबड़ में एक बड़ा सा चीरा था, लगभग उसके हाथ के बराबर। दोनों किनारे एक दूसरे से अलग हो रहे थे। बिल्कुल हवा नहीं थी। नीचे का हिस्सा आरवी के वजन से नीचे दब गया था। आरवी की लंबाई 31 फुट थी, लेकिन उसका वजन कितना हो सकता था? मुझे नहीं पता, ओलिवर ने कहा, टॉर्च से आसपास की जगह चेक करते हुए, अपना हाथ आहिस्ता से रोड पर चलाते हुए। शायद यहाँ कहीं कांच हो या कोई तेज पत्थर, शायद कोई कील। रीना, उसने गर्दन घुमाई और उस पर रोशनी मारते हुए पूछा, तुम्हें कुछ नजर नहीं आया था? नहीं, मुझे कुछ भी नजर नहीं आया, उसने जवाब दिया और एक छोटी सी नजर रेड से मिलाई। तो फिर तुम जरूर किसी चीज पर चढ़ गई होगी, तुम देख क्यों नहीं रही थी? ओलिवर ने फिर से तलाश शुरू कर दी। इस बार उसकी आवाज में सख्ती थी। रीना बिल्कुल ठीक कह रही थी, वैसे भी उसे ओलिवर रेड से ज्यादा बेहतर जानता था। हम में से किसी ने भी कुछ नहीं देखा। बाहर अंधेरा इतना ज्यादा है कि कुछ नजर ही नहीं आता। ये रेड की तरफ से मदद की एक कोशिश थी, और रीना के चेहरे पर आई हल्की सी मुस्कुराहट ने दिखाया कि उसने इस बात को सराहा।
मुझे कुछ नहीं मिल रहा। शायद तिपहिये ने किसी चीज को उड़ा दिया हो, या फिर ये टायर वैसे ही बेकार था, बिना वजह के फट गया। ओलिवर उठ गया और अब टॉर्च साइमन पर डाली। तुम्हारे अंकल कभी ये आरवी सर्विस के लिए ले जाते हैं? मुझे कैसे पता? साइमन ने हिकअप करते हुए कहा। और वाकई उस हालत में उसे कैसे पता हो सकता था? तो तुम्हारे अंकल के पास ये आरवी कब से है? ओलिवर ने दबाव डाला। मुझे नहीं पता। ये कैसे नहीं पता हो सकता? ओलिवर की आवाज और तेज हो गई। क्योंकि वो नशे में है, मैडी ने कहा, साइमन की तरफ एक अफसोस भरी नजर डालते हुए, जो मुश्किल से अपने पैरों पर खड़ा था। सुनो, ऑर्थर बोला, हमने आज ये टायर पर 500 माइल से ज्यादा का सफर तय किया है और सब ठीक था। वो टायर का दिफा कर रहा था या साइमन का? रेड को समझ नहीं आया। ये बात जरूरी नहीं कि टायर किस वजह से फटा। रीना ने आगे बढ़कर कहा, जरूरी यह है कि अब हम इसके साथ क्या कर सकते हैं। किसी को ट्रिपल ए कॉल करनी चाहिए, मैडी ने कहा। यहाँ सिग्नल ही नहीं है, याद है? ओलिवर ने उसकी तरफ देखा। रीना का फोन हाथ में उठाया। पुलिस? मैडी ने फिर से कोशिश की। उन्हें कॉल करने के लिए भी सिग्नल चाहिए होता है, अफसोस के साथ। इस दफा ऑर्थर ने जवाब दिया, ओलिवर के मुकाबले में काफी नरम अंदाज में। क्या किसी के पास भी सिग्नल है? ओलिवर ने सबसे पूछा। अपने फोन्स चेक करो। रेड ने अपना फोन जीन्स की जेब से निकाला। स्क्रीन ने उसके चेहरे के नीचे का हिस्सा रोशन कर दिया। कोई सिग्नल नहीं, ना 3G, ना 4G, ना GPRS, कुछ भी नहीं। बस 67% बैटरी, जो कि उसके लिए काफी अच्छी बात थी। कुछ भी नहीं, उसने तस्दीक के लिए कहा। तुम किसके साथ हो? ओलिवर ने पूछा, उस लहजे में जैसे रेड जो भी जवाब देगी वो गलत ही होगा। AT&T, रेड ने कहा, एक नजर अपने हाथ पर लिखे उस बॉक्स पर डालते हुए जो अभी तक चेक नहीं किया गया था। शिट, ओलिवर ने कहा। हाँ देखा, गलत जवाब ही देने थे। यही हमारे, मेरा, रीना का और मैडी का भी नेटवर्क है। ऑर्थर, क्या वेरिजोन पर अभी भी कुछ नहीं? कुछ भी नहीं, ऑर्थर ने तस्दीक की अपना होम स्क्रीन दिखाते हुए। सबके पास 0 बार्स हैं, साइमन। हाँ, मेरा भी यही हाल है। टी मोबाइल, कुछ भी नहीं। लगता है हम किसी डेड जोन में हैं, रेड ने कहा। ठीक है, तो मदद के लिए कॉल करना तो गया काम से। वीरा ने सबकी तरफ देखते हुए कहा। हम शायद नहीं, ओलिवर ने उसकी बात काट दी। हम वापस उस छोटी सी टाउन रूबी तक चल के जा सकते हैं, जिसे हमने पीछे छोड़ा था। अगर वहां भी सिग्नल ना हो तो लैंडलाइन से मदद बुला लेंगे। बस कुछ माइल ही पीछे थी। ज्यादा कुछ नहीं, 5 माइल, रीना ने कहा। ये काफी ज्यादा दूर है। तो हो सकता है रास्ते में कोई घर या फार्म मिल जाए जहाँ लैंडलाइन हो, ओलिवर ने कहा। बहुत अंधेरा है, मैडी ने हल्की सी आवाज में कहा, और हम लिटरली नोवेयर में हैं। सब कुछ जानने की जरूरत नहीं है, ओलिवर ने कहा। लेवॉय फैमिली का कोई भी अंधेरे में चलने का शौक नहीं रखता। लगता था रेड के जहन में एक और आइडिया आया। हम यहीं क्यों नहीं सो जाते रात भर? उसने तजवीज दी। मुझे लगता है सुबह तक कोई और गाड़ी यहाँ से नहीं गुजरेगी, और फिर हम सुबह मदद ले सकते हैं जब रोशनी हो। नहीं, मैडी ने फौरन कहा, और रेड हैरान रह गई। उसने सोचा था ओलिवर मना करेगा। अगर हम कल तक इंतजार करें टायर ठीक करने के लिए, तो हम टाइम पे गल्फ शोर्स के लिए नहीं निकल पाएंगे। स्कूल के बाकी सब लोग वहां होंगे और हम सबसे पहली रात मिस कर देंगे। बस मैं हीरो बनने नहीं जा रहा, लेकिन बनने वाला हूँ, साइमन ने कहा, अपना टॉर्च रेड के शोल्डर पर रखते हुए। यकीन नहीं आ रहा कि आज मैं सबसे ज्यादा होशियार हूँ, लेकिन सुनो, आरवी के पीछे एक स्पेयर टायर लगा हुआ है। मैडी के चेहरे का रंग बदल गया। उसका सुकून अंधेरे के बावजूद क्लियरली महसूस हो रहा था। उसने साइमन को एक हल्की सी मुस्कुराहट दी, और ऑर्थर ने उसके पीठ पर हल्की सी थपकी दी, जिसका वाइब्रेशन रेड तक को महसूस हुआ। हाँ, ओलिवर ने कहा, मैं बस यही पूछने वाला था कि स्पेयर टायर है या नहीं। ऑफ कोर्स, वो तो ये जरूर पूछता। मुझे लगता है जैक भी होगा ये कहीं। उसने अगला सवाल किया। मैं साइमन हूँ, जैक नहीं। साइमन ने हल्का से मुस्कुराते हुए जवाब दिया। लेकिन ओलिवर ने शायद उसकी बात सुनी ही नहीं। मेरा मतलब है वो डिवाइस जो। ओह हाँ, वो जैक, साइमन ने बहुत ज्यादा ड्रामेटिक अंदाज में कहा, जैसे अपने आप को सर पर मार रहा हो। वाकई ऐसे जोक्स के साथ उसे स्टेज पर होना चाहिए था। हाँ, मुझे लगता है वो नीचे वाले स्टोरेज कंपार्टमेंट्स में कहीं होगा। ठीक है, ओलिवर ने ताली बजाई, इतनी जोर से कि उसका इको सुनसान स्क्रब लैंड में गूंज गया, जैसे खामोशी को चीर दिया हो।
آس پاس کی گھاس جیسے اس دخل سے چر گئے ہوں۔ چلو جلدی سے یہ کام نپٹاتے ہیں اور واپس اس فکنگ کیمپ سائٹ کی طرف نکلتے ہیں۔ اندھیرا چپ چاپ سب سن رہا تھا، جیسے سانس روک کے ان کی پلاننگ سن رہا ہو۔ پھر ہوا نے خود کو چھوڑا، ریڈ کے بالوں میں سے گزرتے ہوئے ناچنے لگی، گھاس میں ہلکی سی کھنک ہوئی اور درخت کچھ خود سے ہی سرگوشے کرنے لگے، اور ریڈ سوچنے لگی، یہ سب آپس میں کیا کہہ رہے ہیں؟